कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो हम लोग उसमें ऐड ऑन कर देते हैं किसी भी एक केमिकल रिएक्शन को लिखते हुए, कुछ और इन्फॉर्मेशंस, जैसे हम लोग अगर उसमें फिजिकल स्टेट के बारे में लिख दें, क्या फिजिकल स्टेट ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट may be written to make equations more informative. समझ में आ रहा है कि जो उसकी फिजिकल स्टेट है, जैसे अभी हमारे पास ये जो रिएक्शन थी जिसमें हमने आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट किया था और हमारे पास आ रहा था क्या, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, और हमने बैलेंस कैसे किया था, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। अब इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में लिखना है, मतलब अच्छा आयरन किस फॉर्म में मिलेगा आपको, सॉलिड की फॉर्म में मिलेगा। सॉलिड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सॉलिड के लिए हम लोग लिख देंगे क्या, S, सॉलिड के लिए S लिख देंगे। समझ में आ रहा है। अच्छा, क्या आपने ये रिएक्शन कभी होते हुए देखिए, आयरन का वाटर के साथ रिएक्शन और ये मिल रहा हो, क्या आपने कभी ये रिएक्शन होते हुए देखी है? जंक लगते हुए देखा है कभी? तो ये वही तो हो रहा है, ये आयरन है, ये H2O है और ये रस्ट है, तो लोहे पे जंग लगते हुए देखा है आप लोगों ने? तो ये वही चीज़ है। अब आप मुझे ये बताओ कि जब आपने वो रस्टिंग होते हुए कहीं पे देखी, तो क्या आपने पानी के अंदर देखी या आपने एक्सपोज्ड एटमॉस्फेयर में देखी? मतलब कुछ सरिया कहीं बाहर रखा हुआ था, उस पर जंग लग गया, ऐसा देखा, या वो पानी के अंदर था कहीं पे और फिर उस पर जंग लग गया, ऐसा देखा? कैसा देखा आप लोगों ने? बाहर रखा हुआ देखा ना, ठीक है। बट यहाँ पे तो ये बोल रहा है कि H2O के साथ रिएक्शन होनी है, तो फिर कैसे हो सकता है? वेपर्स होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो H2O है ना, ये गैस की फॉर्म में है। सर यहाँ पे लिक्विड भी सही है? लिक्विड सही नहीं है। लिक्विड सही इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप पानी के अंदर, मतलब सिर्फ वाटर हो और उसके अंदर अगर आपने आयरन डाल दिया है, ठीक है, तो वहाँ पे रस्टिंग नहीं होगी फिर। सर स्कूल में मैम कह रही थी लिक्विड भी है इसका आंसर। चलो ठीक है, अभी जब आप लोग और आगे पढ़ोगे ना, अभी आएगा हमारे पास मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर आएगा, ठीक है, उसमें पर्टिकुलरली इसकी रिएक्शन करके दिखा रखी है, ठीक है। अब उसको समझना है कि कब लगता है, ठीक है। वही जब आप यहाँ पे अगर लिक्विड बोल रहे हो तो मैं मना कर रहा हूँ, यहाँ पे लिक्विड नहीं लिख सकते, उसका रीज़न है, ठीक है। मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करने के बाद आयरन पे रस्टिंग होती है। मॉइस्चर के साथ इसका मतलब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं, ठीक है, अगर पूरा का पूरा पानी में डाल दोगे तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, फिर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो उसको चाहिए रिएक्शन करने के लिए वो नहीं मिलेगा। तो रस्टिंग के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है, ऑक्सीजन भी और वाटर भी। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गैस लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है अभी? अच्छा, ये जो है आयरन ऑक्साइड, ये जो रस्ट होती है, ये किसकी फॉर्म में है? ये सॉलिड की फॉर्म में है। और यहाँ पे ये किसकी फॉर्म में है? गैस की फॉर्म में है। तो आपको ये समझ में आ गया है कि जब हम लोग ये इसको किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे, मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए कोई भी सब्सटेंस जो सॉलिड स्टेट में रहता है उसको हम लोग S करके रिप्रेजेंट कर देंगे, जो गैसेस स्टेट में रहता है उसको G करके लिख देंगे, और जो लिक्विड स्टेट में होगा उसको हम लोग L करके लिख देंगे, ठीक है। और जैसे सॉलिड को आपने S करके लिख दिया, अच्छा यहाँ पे अगर ऐसे किसी रिएक्शन में अगर PPT करके लिखा होगा ना, कहीं पे अगर PPT करके लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट एक तरीके का सॉलिड हुआ, बट उस रिएक्शन के बाद जो भी प्रेसिपिटेट बनता है ना, वो नीचे डिपॉजिट होने लग जाता है, उस रिएक्शन के नीचे में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा,
रस्टिंग में क्या है कि वो आयरन उसकी सरफेस पे ही है अभी, ठीक है ना, तो आप उसको बोल सकते हो कि वो सॉलिड स्टेट में। लेकिन प्रेसिपिटेट क्या हुआ, दो लिक्विड्स ने आपस में रिएक्ट किया और कोई एक सॉलिड सब्सटेंस वहाँ से नीचे डिपॉजिट होना शुरू हो गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अगर कोई ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें कोई प्रेसिपिटेट बन रहा होगा तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, पीपीटी लिखोगे, उसके आगे ऐसे डैश बना करके क्या लिखोगे, पीपीटी लिखोगे। समझ में आ रहा है। एक और चीज़ हो गई एक्वस, एक्वस के लिए AQ, लेकिन एक्वस के लिए ठीक है, अभी आप लोग जरा इसको समझोगे, AQ एक्वस स्टेट। अब इसका जरा मीनिंग समझो, एक्वस का मीनिंग क्या हुआ, एक्वस का मीनिंग ये हुआ कि उस सब्सटेंस के साथ वाटर भी प्रेजेंट है। समझ में आ रही बात अभी। एक्वस स्टेट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी सब्सटेंस जो कि वाटर के साथ प्रेजेंट हो, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वस स्टेट में बोलेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपने NaCl को पानी में मिला दिया, अगर मैं NaCl लिख रहा हूँ और आगे मैंने सॉलिड लिख दिया, इसका मतलब क्या है, ये नमक जो डब्बे के अंदर रखा हुआ है वो सॉलिड स्टेट में है। समझ में आ रही बात अभी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे NaCl और आगे AQ लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो पानी में मिला हुआ है। NaCl की नॉर्मल स्टेट क्या होती है, सॉलिड होती है। लेकिन अगर कहीं पे AQ लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या लिखा हुआ है कि वो एक्वस स्टेट में, मतलब पानी में मिला हुआ है। बात समझ में आ रही है अभी, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, ध्यान रहेगा यहाँ तक। आगे बढ़ें फिर। अब ये तो था फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, हमने ये चीज़ें लिख दी। अब इसके बाद क्या है कि लेट सपोज अगर कोई रिएक्शन है ना, तो उसके एरोज़ के ऊपर या फिर नीचे कंडीशंस को लिख दिया जाता है। कंडीशंस को कैसे, कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को होने के लिए एक सर्टेन प्रेशर चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ रिएक्शन, जैसे नॉर्मली अभी अगर हमने कोई दो चीज़ें रख दी हैं, हो सकता है कि आपस में रिएक्ट ना करें, लेकिन जब आप उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर दोगे तो हो सकता है कि वो आपस में रिएक्शन कर जाएं। तो इसका मतलब कि जब भी आप उस रिएक्शन को लिखोगे तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि उतना टेम्परेचर उसके लिए चाहिए, या फिर उतना प्रेशर उसके लिए चाहिए, या फिर कोई पर्टिकुलर कैटलिस्ट उसके लिए चाहिए। आ रही बात समझ में, ठीक है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड से आपका तुम्हारा बनता है मिथेनॉल बन जाता है, या फिर आप ये मान के चलो कि उससे अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। तो अब कार्बन मोनोऑक्साइड तो गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं भी है, ठीक है, वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो क्या उससे मिथेनॉल या फिर अल्कोहल बन जाएगा, तो वो नहीं बन पाएगा। कब बनता है वो, तो एक हाई टेम्परेचर, मतलब हाई प्रेशर में बनता है, ठीक है। उसके लिए भी हम लोग लिख लेंगे। लेकिन ध्यान क्या रखोगे कि कंडीशन फॉर reactions are mentioned above or below the arrow। जो रिएक्शन में जब भी हम लोग कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें जो एरो डाल रहे हैं ना हम लोग, उस एरो में, ये जो एरो है ना, इसके ऊपर या फिर नीचे हम लोग क्या मेंशन करते हैं कि उसकी पर्टिकुलर कंडीशन क्या है। जैसे आपके पास दो रिएक्शंस दे रखी हैं, इनको एज इट इज लिख देते हैं हम लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स CH3OH, और इसकी बैलेंसिंग हो जाएगी यहाँ पे 2 लगा करके। चलो ठीक है, आप लोग बैलेंस इसको खुद से करके दिखाओगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है 340 ATM का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, अभी जो आप लोग फील कर रहे हो, अभी आप लोगों को लग तो नहीं रहा होगा कि ऊपर से कोई प्रेशर पड़ रहा है एटमॉस्फेयर का, ठीक है। आप लोगों को लग रहा है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर है आप लोगों के ऊपर है? आप लोगों ने साइंस फिक्शन मूवीज़ देखी हैं जिसमें वो स्पेस में गए और कभी स्पेस सूट खुल गया? कोई ऐसी मूवी देखी है जिसमें स्पेस सूट जो था उन्होंने जो पहन के रखा होता है वो खुल गया हो, तो उसके बाद पता क्या होता है, अगर कोई स्पेस में गया और बाई चांस उसका स्पेस सूट खुल गया और वो अभी आउटर स्पेस में है,
मतलब अपने शिप से बाहर है। तो पता है उसके बाद क्या होगा? गेस करो क्या हो सकता है? उसके अंदर की चीज़ें बाहर आ जाएगी ना प्रेशर रिप्लेस करने। तो मतलब वो सारी चीज़ें ना, मतलब जो पूरा बॉडी है ना वो फट जाएगी पूरी, ठीक है। तो ये जो बॉडी आपकी एक प्रॉपर शेप में है ना, ये इस वजह से है क्योंकि आपके ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है और आपके अंदर की जो भी ब्लड वेन्स और जो भी ब्लड प्रेशर है ना, वो एक बैलेंस बना करके रख रहा है, तब आप इस स्ट्रक्चर में ढले हुए हो। समझ में आ रहा है? इसका मतलब आपके ऊपर एक प्रेशर पड़ रहा है। और ये पता है कैसे फील कर सकते हो? बलून होता है, बलून, बलून को फुलाने के लिए आपको फूंक मारनी पड़ती है ना, तो उसके अंदर प्रेशर ही तो डाल रहे हो आप। जब वो फूल रहा है, उसको फूलने के लिए क्या चाहिए? प्रेशर चाहिए ना। तो इसका मतलब कि उस बलून के ऊपर भी एक प्रेशर लग रहा था और वही प्रेशर तो आपके ऊपर भी लग रहा होगा, अलग से किसी ने आकर के उसको तो पकड़ा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हम सबके ऊपर जो प्रेशर अभी के टाइम पे लग रहा है वो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये हल्का फुल्का नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा होता है कि एक साइंटिस्ट ने मेरे ख्याल से वो कुछ ऐसे वैक्यूम, 2 हेमिसिकल थिंग्स थी, उनके अंदर वैक्यूम क्रिएट करके उनको जोड़ दिया था, ठीक है। तो मतलब अब उसको, मतलब जो उनको साथ साथ में रखा हुआ है ना, तो उनको जोड़ने का काम अब कौन कर रहा था? सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब 2 चीज़ें अगर ऐसे करके जोड़ दी हैं, उसके अंदर सिर्फ वैक्यूम है, वैक्यूम है मतलब उसके अंदर एयर प्रेशर नहीं है, बस आपने उसको ऐसा करके जोड़ दिया है, ठीक है। आपको पता है उसको खोलने के लिए ना 10-15 आदमी लग जाएंगे। तो इतनी ज़्यादा होता है तुम्हारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और ये रिसर्च है, मतलब मेरे ख्याल से वो घोड़ों पे बांधा हुआ था उन्होंने उसको, ठीक है। और दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में वो लोग उनको भगा रहे थे ताकि वो खुल जाए, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो अगर आप वैक्यूम क्रिएट करके फिर 2 चीज़ों को ऐसा करके जोड़ दोगे ना, ठीक है, तो वो चीज़ें मतलब बहुत हैवी फोर्स के साथ जुड़ी हुई रहेंगी और वो जोड़ने का काम सिर्फ एक चीज़ कर रही है, कौन? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सोचो जब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा होता है तो ये 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बात समझ में आ रही है? 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब जाकर के कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है? मिथेनॉल। CH3OH क्या होता है? मिथेनॉल होता है। ये अल्कोहल की फैमिली का है, बट ये अल्कोहल नहीं है, ये पीने वाला नहीं है, ठीक है। अल्कोहल फैमिली का है ये। अच्छा, आप लोगों को अभी पता है कि जिस अल्कोहल को ड्रिंक किया जाता है वो कौन सा होता है? नहीं पता, बस इस क्लास में पता चल जाएगा, लेकिन ठीक है वो चैप्टर है इसमें ना, इसलिए बता रहा हूँ मैं। नहीं, ये नहीं है कि कौन सा वो पी सकते हैं, ठीक है। उस चैप्टर में ये बता रखा है कि जो ड्रिंक में यूज़ होने वाला अल्कोहल है वो कौन सा है, ठीक है। तो वो चैप्टर है आपका कार्बोनेट्स कंपाउंड, जब आएगा तो उसको पढ़ेंगे। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड किस फॉर्म में होता है भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ, गैस की फॉर्म में। हाइड्रोजन और CH3OH लिक्विड फॉर्म में है। अच्छा, जरा इसको बैलेंस करके दिखा दो। बट इसको शायद उन्होंने सॉलिड ना लिखा हो, चलो ठीक है। हाँ, तो जरा इसको बैलेंस करके दिखा दो। कहाँ पे कुछ, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 बैलेंस कैसे होगा आप बताओ जरा। कॉपी उठाने की क्या जरूरत है, सामने देख करके बताओ सिद्धार्थ। सर रिएक्टेंट में जाएगा, रिएक्टेंट होगा, H पे 3 आएगा, H पे 3 लगा दिया, है ना। आप बताओ, ये सिद्धार्थ ने बोला है अभी। हाँ, और कोई आप बताओगे? नहीं, कोई वाइल्ड गैस करना चाहेगा? वाइल्ड गैस बोलते हैं इसको। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है ना, और यहाँ पे 2 तो पहले से हैं, तो यहाँ पे अगर 2 लगाओगे तो 2 2 4 हो गया ना। सही बोल रहे थे अभिनव आप, अभिनव सही बोल रहा है। अच्छा, अभी समझ में आ रहा है या अभी भी समझ में नहीं आया? पहले ये बताओ, समझ में आया अभी कि नहीं आया? आपको समझ में आया अभी है? आपको समझ में नहीं आया? हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? और एक ये भी तो है, अभी आ गया समझ में है? चलो ठीक है, ठीक है फिर। अच्छा, एक और रिएक्शन दे रखी है इन्होंने, उस रिएक्शन को भी समझते हैं जरा। यहाँ पे CO2
प्लस 12H2O gives C6H12O6 प्लस O2 होगा और प्लस H2O. H2O इज 6 and 6. मैंने इसको बैलेंस करके लिख दिया, ठीक है. नाउ अब आप मुझे, ठीक है, इसके लिए जो कंडीशंस हैं वो ये है कि यहाँ पे, अच्छा ये कौन सी रिएक्शन है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल करके ग्लूकोज बना रहे हैं. तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन किस रिएक्शन में होती है? अरे प्लांट्स के बारे में पढ़ा है? तो ये क्या है? ये फोटोसिंथेसिस है. ये किसकी रिएक्शन है? ये फोटोसिंथेसिस की. तो फोटोसिंथेसिस में, अच्छा अब आप मुझे बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या आप लोग बना सकते हो क्या? ये नहीं बना सकते. क्यों नहीं बना सकते आप? क्लोरोफिल नहीं है. इसका मतलब जरूरी क्या चीज़ की है? क्लोरोफिल की जरूरत है. क्लोरोफिल. और बताओ जरा. और सनलाइट. तो दो कंडीशन इसके लिए जरूरी हो गई. अभी ये चीज़ें समझ में आ गई हैं अभी कि जब जो कंडीशंस है ना, कंडीशंस को कहाँ लिखा जाता है? एरो के ऊपर या फिर नीचे, ठीक है. टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया. कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं? टेम्परेचर, फिर प्रेशर, फिर कैटलिस्ट, एटसेट्रा. समझ में आ रहा है अभी? ये चीज़ें होती हैं जो कि कंडीशंस हो सकती हैं किसी भी एक रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए. तो इस तरीके से हम लोग उसको कहाँ पे मेंशन करते हैं? एरो के ऊपर या फिर नीचे मेंशन कर देते हैं. आने वाले चैप्टर्स में ऐसी कई सारी रिएक्शंस होंगी जिसके लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होंगी, ठीक है. अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ करके और हाइड्रोजन को पकड़ करके आप लोग अल्कोहल बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट करना बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है. समझ में आ रहा है अभी? और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आप लोग छोड़ रहे हो, H2O जो कि आपके पास अवेलेबल ही होगा घर पे, बट इनकी हेल्प से आप लोग ग्लूकोज नहीं बना सकते, क्योंकि आपके पास क्लोरोफिल और सनलाइट होनी चाहिए. क्लोरोफिल तो है ही नहीं. समझ में आ रहा है अभी? तो इस वजह से समझ में आ गया अभी? तो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं कुछ रिएक्शंस को प्रोसीड कराने के लिए. नाउ अब हम लोग क्या क्वेश्चन आंसर्स करें या नेक्स्ट टॉपिक पे चलें? चलो कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ठीक है. वाई शुड अ is cleaned before burning in air. यार मैंने आप लोगों को इतने अच्छे से बताया था ये वाला, किसी को याद नहीं है क्या? याद है आपको? बहुत बढ़िया. किस को पता है भाई रीज़न? हाँ चलो ठीक है, फिर आप बताओ. ठीक है. टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हटाने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ठीक है. तो आपने सही बोला. समझ में आ गया अभी तक? नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस. हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन. लो भाई, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बनेगा? HCl बनेगा. ये हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड. हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाँ हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड ही तो होता है, ठीक है. अच्छा, बैलेंस करना है इसको. कैसे बैलेंस कर सकते हो आप बताओ? कैसे बैलेंस करोगे भाई? हाँ हाँ,
यहाँ पे सिर्फ 2 लिख दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है। समझ में आ गया अभी? सेकंड, यहाँ पे ये बोल रहा है अब बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट क्या बनाएंगे भाई? तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब आप लोगों को करना ये है कि सबसे पहले मुझे फॉर्मूला बताओ जरा, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? BaCl। हाँ भाई, एक एक करके बता दो जरा। एक ने बता दिया BaCl। आप बताओ बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला। BaCl। आप बताओ बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला। BaCl। BaCl। आप बताओ। मेटल जिसकी वैलेंसी 1 हो वो फर्स्ट ग्रुप में आता है, ठीक है? तो वो तो बहुत लिमिटेड है, उनके बारे में तो आप ऑन फिंगर्स ही काउंट कर सकते हो, ठीक है? बेरियम की वैलेंसी होती है 2। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 माइनस होती है ना। और बेरियम की कितनी हो गई? 2 पॉजिटिव। तो बेरियम की अगर 2 पॉजिटिव है और क्लोरीन की 1 नेगेटिव है, तो 2 पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए क्लोरीन कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो इसका मतलब BaCl2। BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? Al2 होल थ्राइस। 4 नहीं होगा, SO4 नहीं होगा, SO4 नहीं होता, ठीक है? हाँ आप बताओ, हाँ आप बताओ। 4 होगा, ठीक है? आपने बोला Al2SO4 होल थ्राइस। आपको क्या लग रहा है, ये सही बोल रहे हैं? रुद्रांश ने सही बोला है? सही बोला है। आप बताओ, रुद्रांश ने सही बोला है? पता नहीं। हाँ ये नया आंसर आया भाई साहब। हाँ दोबारा बताओ। ये वाला सही है। चलो ठीक है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम की कितनी होती है? 3 पॉजिटिव। SO4 की कितनी होती है? 2 नेगेटिव। तो SO4 को अगर आप 3 टाइम्स कर दोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 नेगेटिव हो जाएगा। और एल्यूमिनियम को 2 टाइम्स कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 6 पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब बैलेंस हो गया ना। इसका मतलब ये सही है। समझ में आ रहा है अभी? ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? Al2SO4 का होल थ्राइस। नाउ अब आप मुझे ये बताओ, बेरियम सल्फेट। देखो अब सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई हैं। इसकी वैलेंसी मैंने बता दी है, इसकी बता दी है, इसकी वैलेंसी बता दी, सबकी वैलेंसीज बता दी है ना। अब मुझे बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला गलत मत बताना। क्या? BaSO4। आप बताओ भाई बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला। हाँ होल ट्वाइस। BaSO4 ये आपने बताया था, और BaSO4 होल ट्वाइस ये आपने बताया है। बेरियम की वैलेंसी कितनी है? 2 पॉजिटिव। सल्फेट की कितनी है? 2 नेगेटिव। तो ये तो बैलेंस हो गया ना।
यहीं पे बैलेंस होता है ना, ये 2 नेगेटिव हो गया, ये 2 पॉजिटिव हो गया। आप बोल रहे हो कि मैं इसको 2 और लेकर गया तो 2 नेगेटिव फिर से 2 नेगेटिव, तो टोटल 4 नेगेटिव हो गए। अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, बस कैसे बैलेंस करोगे फिर? तो इसका मतलब कौन सा हुआ? बेरियम सल्फेट BaSO4, BaSO4। हाँ भाई, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3। हाँ भाई, अब बैलेंस करके बता दो फटाफट। ये सब बता देता हूँ मैं यहाँ से, फटाफट जरा बैलेंस करके बता दो अब। कहाँ से स्टार्ट करोगे? स्टार्ट यहाँ से कर लेना, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे हैं। हाँ, तो अब बताओ ज़रा कैसे होगा। चलो इसके लिए लिख लेते हैं। हम लोग लिखते हैं Ba, बेरिलियम हो गया एक हो गया हमारा क्लोरीन, एक हो गया हमारे पास एल्यूमिनियम, एक हो गया हमारे पास सल्फ़र, फिर हो गया हमारे पास ऑक्सीजन। यहाँ पे रिएक्टेंट और यहाँ पे प्रोडक्ट है। सबसे पहले यहाँ पे कितना है? 1। क्लोरीन कितने हैं? 2। एल्यूमिनियम 2। सल्फ़र बताओ जरा, यहाँ पे सल्फ़र कितने हैं? यहाँ पे सर 12। सल्फ़र यहाँ पे कितने हैं? सल्फर 3 है सर। सल्फ़र कितने हैं? सल्फ़र 3 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 12। समझ में आ रहा है अभी? अच्छा, यहाँ पे बेरियम 1 हो गया और क्लोरीन वहाँ पे कितने हैं? 3 है। एल्यूमिनियम कितने हैं यहाँ पे? 1। सल्फ़र 1 और ऑक्सीजन 4 है भाई। 3 कर रहे हो आप लोग। ये समझ में आ गया। अब बैलेंस करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा कौन है? तो 12 है कौन? ऑक्सीजन, और वहाँ पे 4 है ऑक्सीजन। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 3 करना पड़ेगा। यही तो होगा। यहाँ पे हम लोग 3 लगाएंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। तो 3 लगाने के बाद आप मुझे बताओ कि ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे? 3 4 जा 12। लेकिन यहाँ पे S कितने हो जाएंगे अब? तो S यहाँ पे भी 3 हो जाएंगे। अच्छा, बेरियम कितने हो जाएंगे यहाँ पे? बेरियम भी यहाँ पे 3 हो जाएंगे। बाकी में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो बाकी जितने थे ये 3 और ये 1। यहाँ पे तो हमने कोई चेंजेस किया नहीं है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सेम ही रहेंगे। ठीक है। अब सेकेंड अटेम्प्ट बताओ कहाँ पे करना है? यहाँ पे 12 3 कहाँ पे? BaCl2 में। BaCl2 में आप बोल रहे हो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे 3 लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे बेरियम का यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 है। तो ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग 3 लगा देते हैं तो ये 3 हो जाएगा। लेकिन क्लोरीन कितने हो जाएंगे अब? 6 हो जाएंगे। तो क्लोरीन यहाँ पे 6 हो गया। बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 12। और यहाँ पे भी सारी चीज़ें अभी सेम है, 3 3 1 3 एंड 12। नाउ अभी देखो क्लोरीन में डिफरेंस है। अगर क्लोरीन और एल्यूमिनियम में भी है कुछ? हाँ, एल्यूमिनियम में भी है। तो AlCl3 में अगर हम लोग 2 कर दें यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे अगर 2 लिख दें तो ये तो बेरियम तो सेम रहेगा, क्लोरीन चेंज हो जाएगा। क्लोरीन कितना हो गया अब? 6 हो गया। फिर एल्यूमिनियम कितना हो गया? 2 है ना? एल्यूमिनियम 2 होगा ना? ठीक है। फिर बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, 3 एंड 12। यहाँ पे तो हमने कुछ चेंजेस किए नहीं। देखो जरा, सेम आ रहा है अभी? सही आ रहा है। इसका मतलब ये है इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 3 बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट
गिव्स बेरियम सल्फेट, 3 टाइम्स ऑफ बेरियम सल्फेट प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। समझ में आ रहा है? मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड reacts with 1 molecule of aluminium sulfate gives 3 molecules of barium sulfate and 2 molecules of aluminium chloride। समझ में आ गया अभी तक? कर लोगे इसको? है? एक और क्वेश्चन करें फिर अब। कल मैं कॉपी में चेक करूंगा आप लोगों की। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्या हो गया? Na प्लस वाटर कितना हो गया? H2O गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड का? है H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस और भी कुछ मिलेगा क्या? सोडियम का वाटर के साथ जब रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी। बैलेंस कर दो जरा इसको अब। यही चीज़ें हैं ना? क्या है? सोडियम वाटर, हाँ ठीक है। बताओ जरा कैसे बैलेंस करेंगे इसको? टू यहाँ पे 2, हाँ बताओ ज़रा। मैं तो समझ गया हूँ लगभग, आप लोग बताओ ज़रा कैसे होना है। हाँ आप बताओ कहाँ पे क्या लगाना है? आप बताओ ज़रा। आप भी कर रहे हो? आप बताओ, आप भी कर रहे हो क्या? आपने कर लिया? सर NaOH के आगे 2 लगा दो। NaOH के आगे 2 लगा दिया। फिर Na पे भी 2 लगा दो। फिर O2H3 यहाँ पे 3 लगा दो। यहाँ पे 3? गलत है। हाँ बताओ, करो करो फटाफट करो, ये आप लोग ले। हाँ आप कर लिया? मुझे ऐसा लग रहा है कोई बताना चाह रहा है मुझसे? नहीं? 2 2 2 बैलेंस नहीं है ये? हो गई बैलेंस। यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे भी 2 सोडियम हो गए, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन तो ये हो गए और 2 हाइड्रोजन ये हो गए, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गए, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गए। समझ में आ रहा है? अभी हो गया बैलेंस? अभी समझ में आ रहे हैं? इस तरीके से बैलेंस होना था ये कौन सा? 3rd पार्ट है। चलो ठीक है, बाकी और जो क्वेश्चंस है ना इनको आप लोग करके आना। ठीक है, बाकी 2 क्वेश्चन